नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसका नाम मुझे लगता है लगभग हर किसी ने सुना होगा और जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी पर एक गहरा असर डाला है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मन विंसेंट पील की क्लासिक किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बिल्कुल, ये वाकई एक कह सकते हैं कालजयी किताब है। मतलब 1952 में छपी थी और आज भी इसकी अहमियत उतनी ही है। हाँ बिल्कुल। और इसके लेखक नॉर्मन विंसेंट पील वो कोई आम लेखक नहीं थे। वो एक मिनिस्टर थे, एक विचारक थे जिन्होंने मनोविज्ञान और आध्यात्म को एक साथ लाके लोगों के सामने रखा। ये किताब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने वाला कोई दर्शन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस विश्वास पर आधारित है कि हमारी सोच में सच में हमारी दुनिया को बदलने की ताकत है। ये किताब असल में मन की शांति और सफलता की खेती करना सिखाती है। खेती शब्द ये आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, क्योंकि पील भी यही कहते हैं कि मन की शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अचानक से मिल जाती है। इसे उगाना पड़ता है, इसकी देखभाल करनी पड़ती है। सही कहा। ये किताब समस्याओं से भागने का कोई रास्ता नहीं बताती है, बल्कि ये सिखाती है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में अपनी मुश्किलों के बीच एक सार्थक और खुशहाल जीवन कैसे बना सकते हैं। और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं हीन भावना मतलब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या गहरी आत्मशंका से जूझ रहे हैं। या फिर नाकामी के डर से। हाँ, या नाकामी के डर से। तो चलिए इस किताब के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अगर किसी को इस किताब का सार बस एक लाइन में समझना हो तो वो क्या होगा? इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं केंद्रीय संदेश है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। मतलब हमारे विचार सिर्फ हमारे मन में नहीं रहते, वो हमारी हकीकत को उसे आकार देते हैं। अच्छा। उसी दिशा में जाएगी। और अगर हम अपनी सोच को उम्मीद, विश्वास और सफलता की तरफ मोड़ दें तो हमारी हकीकत भी बदलने लगती है। ये कोई जादुई सोच नहीं है, ये मन के काम करने का एक तरीका है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी। मतलब हम अपनी सोच को बदलते कैसे हैं, खासकर तब जब हालात अच्छे ना हो। और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, ये कैसे करना है वो भी सिखाती है। किताब कहती है कि अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना एक हुनर है, एक स्किल है। एक स्किल जिसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल, जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। और इसके लिए वो 3 मुख्य औजारों का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं। एक है विश्वास यानी फेथ, दूसरा प्रार्थना प्रेयर, और तीसरा कुछ खास मानसिक तकनीकें। जैसे विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन या कल्पना करना कह सकते हैं। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा परेशान हैं या किसी मुश्किल में है? नहीं, वैसे तो ये उन लोगों के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम कर सकती है जो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन मेरे हिसाब से ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी मौजूदा स्थिति से बेहतर होना चाहता है। चाहे वो कोई स्टूडेंट हो जिसे इम्तिहान का डर हो, या कोई पेशेवर हो जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, या कोई भी जो बस अपनी रोज की जिंदगी में थोड़ी और शांति और खुशी चाहता हो। बिल्कुल, ये एक तरह का मेंटल टूल किट है। चलिए तो फिर इस टूल किट के कुछ सबसे दिलचस्प औजारों को निकालते हैं और समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती जिसका जिक्र किताब में है, वो है आत्मशंका और हीन भावना पर काबू पाना। हम सब कभी ना कभी इसका सामना करते हैं। हाँ, करते हैं। और किताब कहती है कि इसका सबसे बड़ा राज है अपने मन को विश्वास से भर देना। और देखिए, यहाँ विश्वास का मतलब सिर्फ कोई धार्मिक आस्था नहीं है। ये खुद पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, और एक पॉजिटिव नतीजे पर विश्वास करना है। हम्म। किताब में इसे बनाने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताया गया है, जैसे प्रार्थना करना, प्रेरणा देने वाले वाक्य पढ़ना या दोहराना, और एक उच्च शक्ति की उपस्थिति की कल्पना करना। पील एक बहुत ही सरल वाक्य भी सुझाते हैं जिसे कोई भी दोहरा सकता है। ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है। क्या वाकई सिर्फ एक लाइन दोहराने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? देखिए, जब आप किसी विचार को बार बार पूरे एहसास के साथ, मतलब पूरी फीलिंग के साथ दोहराते हैं, तो वो आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। वो उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। किताब में एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, बिल्कुल। वो कहानी मुझे बहुत पसंद आई। वो सेल्समैन अपनी नौकरी से लगभग निकाला जाने वाला था, है ना? उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो उसने अपनी कार के डैशबोर्ड पर, शीशे पर, मतलब जहां भी उसकी नजर जाए,
छोटे छोटे कार्ड्स चिपका दिए थे। हाँ, जिन पर प्रेरणा देने वाले वाक्य लिखे थे, जैसे कि अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं होगा, या बाइबल का एक वाक्य, मैं ईश्वर की दी हुई शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। तो वो जब भी गाड़ी चलाता उसकी नजर इन वाक्यों पर पड़ती थी। वो उन्हें जोर जोर से पढ़ता था। शुरू में तो उसे ये सब अजीब लगा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे वो शब्द उसके विचारों का हिस्सा बन गए। उसके आवाज में, उसके चलने के ढंग में, ग्राहकों से बात करने के तरीके में एक नया आत्मविश्वास आ गया, और देखते ही देखते वो अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन में से एक बन गया। ये कहानी दिखाती है कि अपने माहौल को सकारात्मक विचारों से भरना कितना जरूरी है। ये तो हुई विश्वास की बात। किताब में एक और बहुत दिलचस्प विचार है कल्पना की शक्ति का, जिसे पील पिक्चराइज करना कहते हैं। इसका क्या मतलब है? पिक्चराइज करने का मतलब है कि आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसकी अपने मन में एक जीती जागती साफ तस्वीर बनाना। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना। किताब का तर्क यह है कि हमारा मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को समझता है। मन वही हकीकत बनाने की कोशिश करता है जिसकी तस्वीर वो देखता है। मतलब अगर हम लगातार असफलता की तस्वीर देखेंगे तो आपका मन अनजाने में आपको उसी तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आप सफलता की तस्वीर बनाते हैं तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के रास्ते खोजना शुरू कर देता है। इसका भी कोई उदाहरण है किताब में? क्योंकि ये सुनने में थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लगता है, जिसपे कुछ लोग यकीन करते हैं और कुछ नहीं। हाँ, एक बहुत ही दमदार उदाहरण है। एक मैगजीन की कहानी है जो लगभग बंद होने की कगार पर थी। उनके पास ना पैसे थे ना ग्राहक, सब कुछ बहुत नेगेटिव था। एक सलाहकार ने आकर उन्हें एक अजीब सी सलाह दी। क्या सलाह दी? उसने कहा, आप लोग कमी के बारे में सोचना बंद कीजिए और सफलता की कल्पना कीजिए। उनका लक्ष्य था 100,000 ग्राहक बनाना। सलाहकार ने कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए और उन 100,000 ग्राहकों को देखिए, उनके चेकों को, उनके ऑर्डर्स को अपने मन की आंखों से देखिए। और क्या ये काम कर गया? मतलब सिर्फ कल्पना करने से? यही कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। जैसे ही उस टीम ने उस लक्ष्य की तस्वीर पर विश्वास करना शुरू किया, चीजें बदलने लगी। नए आइडिया आने लगे, कहीं से कोई निवेशक मिल गया, पुराने ग्राहक वापस आने लगे। किताब इसे एक 3 चरणीय प्रक्रिया के रूप में समझाती है। 3 चरणीय प्रक्रिया? हाँ, पहला प्रेयराइज, यानी अपने लक्ष्य को प्रार्थना से शक्ति देना। दूसरा पिक्चराइज, यानी उसे हर डिटेल के साथ कल्पना में जीना। और तीसरा एक्चुअलाइज, यानी ये विश्वास करना कि वो हो रहा है और उस दिशा में कदम उठाना। मतलब मेहनत को नकारा नहीं गया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि सोच को मेहनत का साथी बनाया गया है। ये वाकई कमाल है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ सफलता के लक्ष्य नहीं होते, मुश्किलें और हार भी आती हैं। क्या किताब इस बारे में भी बात करती है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब क्या करें? बिल्कुल, और ये इस किताब का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है। इसमें एक 52 साल के व्यक्ति की कहानी है जिसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। नौकरी चली गई थी, बचत खत्म हो गई थी और उसे लग रहा था कि उसने जीवन में सब कुछ खो दिया। वो पूरी तरह टूट चुका था। ऐसी स्थिति में सकारात्मक सोचना तो लगभग नामुमकिन लगता है। सही कहा। और इसीलिए किताब कोई खोखली सलाह नहीं देती, वो एक बहुत ही ठोस तकनीक बताती है। अपनी बची हुई अच्छी चीजों की सूची बनाना। उस व्यक्ति को सलाह दी गई कि वो एक कागज ले और उन सभी चीजों को लिखे जो उसने नहीं खोई हैं। अच्छा, उसने लिखना शुरू किया, मेरी पत्नी जो हमेशा मेरे साथ है, मेरे बच्चे जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे दोस्त जो मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी अपनी ईमानदारी और साख, मेरा अच्छा स्वास्थ्य, मेरा देश। और जब उसने वो लिस्ट देखी तो उसे एहसास हुआ होगा कि उसके पास अब भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, वो हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि जो चीजें उसने खोई थीं, उनकी तुलना में जो उसके पास था वो कहीं ज्यादा कीमती था। उसका नजरिया बदल गया। निराशा की जगह एक तरह से कृतज्ञता ने ले ली। और यहीं से किताब का एक और बड़ा सिद्धांत सामने आता है, नजरिया तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालात वही थे, बस उन्हें देखने का चश्मा बदल गया था। हाँ, और उस बदले हुए नजरिए ने उसे दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, कहानियां सुनना एक बात है और इसे अपनी जिंदगी में लागू करना दूसरी। तो क्या किताब इस पर भी कोई ठोस सलाह देती है कि रोजमर्रा की उलझनों में इन विचारों को कैसे इस्तेमाल करें? हाँ, किताब का एक बड़ा हिस्सा व्यावहारिक तकनीकों और सुझावों से भरा है। जैसे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो 7 सुझाव देते हैं। क्या हम उन पर बात करें? जरूर, ये हमारे सुनने वालों के लिए बहुत काम का हो सकता है। ठीक है, तो पहला सुझाव है, अपने मन में अपनी एक सफल तस्वीर बनाएं और उसे कभी धुंधला ना होने दें। दूसरा, मन में अपनी मुश्किलों को बहुत बड़ा ना बनाएं, उन्हें छोटा करके देखें। तीसरा, दूसरे लोगों से आसानी से प्रभावित ना हो।
याद रखें कि जो बाहर से बहुत आत्मविश्वासी दिखता है, हो सकता है वो भी अंदर से डरा हुआ हो। चौथा, किसी काबिल सलाहकार से मदद लें। पांचवा, रोज कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं ईश्वर की दी हुई शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। और छठा, अपनी काबिलियत का आप जो भी अंदाजा लगाते हैं उसे 10% बढ़ा दें, मतलब खुद को थोड़ा ज्यादा श्रेय दें। और सातवां और सबसे जरूरी, खुद को ईश्वर या एक उच्च शक्ति के हाथों में सौंप दें और विश्वास करें कि आपको जरूरी शक्ति मिल रही है। ये तो एक बहुत मुकम्मल लिस्ट है। और मन को शांत रखने के बारे में क्या? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता तो जैसे आम बात हो गई है। ये मन खाली करने की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन आज के दौर में जहां हम लगातार फोन और नोटिफिकेशन से घिरे हैं, ये मुमकिन कैसे है? आपका सवाल बहुत जायज है और किताब इसके लिए भी कुछ बहुत आसान तकनीकें बताती है जो आज भी उतनी ही काम की हैं। एक है मन खाली करने का अभ्यास। इसका मतलब है रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर शांति से बैठें और कल्पना करें कि आप अपने मन से दिन भर की सारी चिंताओं, डर और बुरी यादों को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कोई कूड़ा बाहर फेंकता है। हाँ, बिल्कुल, एक मानसिक सफाई की तरह। और कोई दूसरी तकनीक? दूसरी है शांतिपूर्ण विचारों का अभ्यास। दिन में जब भी तनाव महसूस हो, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी के किसी सबसे शांतिपूर्ण पल को याद करें। शायद किसी पहाड़ पर बिताई कोई शाम या समंदर की लहरों की आवाज, या बचपन का कोई खुशनुमा दिन। हाँ, इन तस्वीरों को मन में लाने से दिमाग को तुरंत आराम मिलता है। और एक तीसरी आदत है चिंता की आदत छोड़ना। इसमें उस आदमी की कहानी है जो हर रात सोने से पहले कैलेंडर का उस दिन का पन्ना फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देता था। ये एक प्रतीक था, है ना? बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक था कि वो दिन अपनी गलतियों और सफलताओं के साथ अब खत्म हो चुका है। अब उसे पकड़कर बैठने का कोई फायदा नहीं। कल एक नया दिन है, एक नई शुरुआत। ये छोटी छोटी आदतें हमारे मन को शांत और केंद्रित रखने में बहुत मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब का सार यही है कि हम अपने मन का नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा जैसा कोई हवाई विचार नहीं है। नहीं, ये एक अनुशासित अभ्यास है। विश्वास, कल्पना और प्रार्थना का ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, कोई निष्क्रिय विचार नहीं। तो अगर कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? पहली, हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं। हम जिसके बारे में लगातार सोचते हैं, हमारा जीवन उसी का प्रतिबिंब बन जाता है। दूसरी, विश्वास एक व्यवहारिक औजार है। इसे अभ्यास से, प्रार्थना से और सकारात्मक वाक्यों के जरिए मजबूत किया जा सकता है। तीसरी, सफलता की कल्पना करें। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पहले ही हासिल हो चुका है। और चौथी और शायद सबसे जरूरी, नजरिया तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपनी समस्याओं के बजाय अपनी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके किसी भी मुश्किल स्थिति को बदल सकते हैं। बिल्कुल। वाकई ये वो सबक हैं जो समय के साथ पुराने नहीं होते। अंत में एक विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपने मन का नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। ये बात लगभग 100 साल पहले कही गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही सच है। तो सवाल ये है कि आज कोई अपने लिए कौन सा नजरिया चुनता है?